हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और प्रिपरेशन भी जो आपकी अच्छी चल रही होगी। तो आज देखो 14 अप्रैल हो गया है, ठीक है? तो अब आपके पास समझो कि लगभग जो आपका एग्ज़ाम है वो 6 जो है जून को होना है। तो अब ये समझो कि आपके पास लगभग डेढ़ महीने का समय जो बचा हुआ है ना, इस ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, देखो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पूरे साल भर ना खूब पढ़ते हैं, लेकिन क्या होता है एट द एंड मतलब जो इस लास्ट के 3-4 महीने या फिर आप 2-3 महीने कह सकते हो ना, थोड़े मतलब वो रिलैक्स पड़ जाते हैं कि मतलब अब हमने तो पूरा इतना पढ़ा है, हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा। बट देखो आपको रिलैक्स अब इस टाइम पे नहीं करना, आपको अब इस टाइम पे तो समझो आपको और मेहनत करनी है, ठीक है? और देखो जो यूपी सीनेट का एग्ज़ाम होता है, मैं अगर आपको बताऊँ उसको क्रैक करने का अगर जो एक सही जो तरीका होता है ना, इसमें सबसे पहले ये ज़रूरी नहीं है कि आपका मतलब पूरा एक-एक लाइन टू लाइन या फिर एक-एक कॉन्सेप्ट, एक-एक फ़ॉर्मूला आपका जो है वो सब क्लियर ही हो, सब आपको याद होना चाहिए। ज़रूरी नहीं, ये चीज़ नहीं होता है इम्पोर्टेंट, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप जितना बेसिक जो लेवल होता है सीनियर का, आप उतनी पढ़ाई कीजिए, बट रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे ना, उतनी चीज़ें आपको याद रहेंगी। कम चीज़ पढ़ो लेकिन ज़्यादा बार पढ़ो। ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है कि आप कोई जो भी आप जहाँ से पढ़े हो, ठीक है? मैं नहीं बोल रहा हूँ आप किसी भी कोचिंग से, एक्स वाई जेड कोई भी कोचिंग है, कोई भी बुक है, आप कहीं से पढ़े हो, उसी को आप बार-बार रिवाइज़ करो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो, ठीक है? इस समय रिवीजन क्वेश्चन जितना आप समझो क्वेश्चन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, उतना रिवीजन ही है। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो मतलब मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ ना कि समझो आपका जो सिलेक्शन है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? रिवीजन के और क्वेश्चन प्रैक्टिस के, जो सीनेट का एग्ज़ाम होता है और या फिर कोई भी एग्ज़ाम होता है, ठीक है? तो इस टाइम पे आप जितना रिवीजन करोगे, जितना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, उतना आपके बेनिफिट भी रहेगा, उतना ही आप सिलेक्शन के पास जाओगे, ठीक है? जो लोग बोलते हैं ना कि मतलब भैया हम इतना पढ़े हैं, हमारा सिलेबस ही पूरा हो गया, लेकिन क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। सिर्फ सिलेबस कवर करने से नहीं क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं जब आप प्रॉपर उस पूरे हर चीज़ को फॉलो करो, ठीक है? जब प्रॉपर जो चैनल एक होता है ना, उसको जब तक आप फॉलो नहीं करोगे, तब तक आपका सिलेक्शन जो नहीं होने वाला है, ठीक है? तो अभी जो है आज की इस वीडियो में हम लोग जो किसकी फिजिक्स के क्वेश्चंस करेंगे, और जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ठीक है? तो चलो जो है आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो हे एवरीवन, वेलकम टू फ्लोरेंस एकेडमी एक्सीलेंस फॉर नर्सिंग। आई एम शोम उपाध्याय। करंटली आई एम इंटर्न स्टूडेंट ऑफ बीएससी नर्सिंग इन किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, ठीक है? तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ये बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशन। यहाँ पे आपको मतलब दो जो फिजिकल क्वांटिटी दी हुई हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन से दो ऐसे पेयर हैं जिनकी क्या है डायमेंशन फार्मूला सेम है। देखो डायमेंशन फार्मूला आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिकल जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट का चैप्टर है ना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? यहाँ से आपके एक दो क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, ठीक है? एक तो आपका एक यूनिट्स पूछ सकता है, एक डायमेंशन फार्मूला पूछ सकता है या तो आपसे, ठीक है? तो ये तो मतलब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं इसका एक दो क्वेश्चन तो हर अपने मॉक टेस्ट में डाल ही डाल रहा हूँ, ठीक है? तो इसमें से क्या है, निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों के जो आयाम है क्या है सेम है, ठीक है? तो ऑप्शंस क्या है, फोर्स एंड पावर, वर्क एंड पावर, वर्क एंड एनर्जी एंड मोमेंटम एंड पावर। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन? यहाँ पे सी होगा, वर्क एंड एनर्जी। तो देखो जो मतलब वर्क होता है, वर्क इक्वल टू क्या होता है? अगर मैं आपको वर्क का अगर डायमेंशन का फार्मूला बताऊँ तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है? तो फोर्स क्या होता है, फोर्स का होता है ml/t-2 इंटू एल, ठीक है? इंटू एल होता है, तो क्या हो जाएगा इसका ml/t-2, इसका क्या होता है डायमेंशनल फार्मूला वर्क का होता है, ठीक है? और इसलिए सेम ही एनर्जी का भी होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ml/t-2 है किसका, वर्क और किसका, एनर्जी का, ठीक है? और फोर्स और पावर तो आपस में बराबर ही नहीं होते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, एंड मोमेंटम नहीं, ठीक है? तो ये भी नहीं, गलत, ठीक है? तो एक कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट है सी होगा, ठीक है? तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। मैंने आपको जैसे ऐसा पहले बताया कि इस समय आपका नंबर ऑफ रिवीजन और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि आप जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो ना, जो आपके एग्जाम के सिलेबस और पैटर्न पे बेस्ड हो, ठीक है? ज़रूरी ये भी है, आप देखो ये मैटर नहीं करता कि आप मतलब पढ़ तो आप ये भी कर सकते हो, आप बोलते हो भैया ठीक है आपने बोला मैं रिवीजन कर रहा हूँ, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट है आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ऐसे जगह से करो, ऐसा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो जो आपके एग्जाम के पैटर्न और सिलेबस पे बेस्ड हो। इररिलेवेंट फालतू के इधर-उधर क्वेश्चंस करने का भी कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहता हूँ, आप लोग जो है फ्लोरेंस अकेडमी का फुल सिलेबस का जो टेस्ट सीरीज़ है, आप लोग इसे बाय कर सकते हो, ठीक है?
ये जो टेस्ट पेपर हैं ये हिंदी और इंग्लिश जो है दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं, और ये जो क्वेश्चंस का सिलेबस और पैटर्न है आपके यूपी सेट के पे ही बेस्ड है। कोई भी फालतू के इधर उधर इरेलीवेंट क्वेश्चन नहीं है इसमें, और हर टेस्ट के बाद आपको जो डिटेल सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। और ये सब कुछ आपको मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ कितने 99 रुपये, जो आपको कितने 18 टेस्ट पेपर यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। 18 टेस्ट पेपर आपको कितने 99 रुपये में। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ आपको और भी कुछ हम चीज़ें दे रहे हैं, जो क्या है फार्मूला शीट। फार्मूला शीट समझो कि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो फार्मूला शीट है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी अगर आप टेस्ट सीरीज को बाई करते हो, ठीक है। ये फार्मूला शीट, क्योंकि देखो यूपी सेट के एग्जाम में लगभग 80% क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्टली आपसे पूछे जाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में। 20% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो फार्मूला बेस्ड होते हैं, और समझो आपको जिसमें फार्मूले दिए जाएंगे फार्मूला शीट में ना, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ट्रस्ट मी, अगर आप इसे बाई करते हो तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, आप बहुत ग्रोथ करोगे, आप बहुत प्रोग्रेस करोगे, ठीक है। तो अगर आप इसे बाई करना चाहते हो, इसे आप 8111552925 आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। ये नंबर आप नोट कर लो, इस पर सिंपली हाई का मैसेज करो, वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है फाइबर ऑप्टिक्स वर्क्स ऑन। जो फाइबर ऑप्टिक्स होता है कार्य करता है स्कैटरिंग पे, एब्जॉर्प्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रोटेशन, ठीक है। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो राइट देखो ना, रिपीटेडली मतलब बार बार रिफ्लेक्ट करती है इनसाइड फाइबर विदाउट escaping। सो क्या इसे क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसका यूज कहाँ करते हैं, इंटरनल केबल्स और इंडोस्कोपी में। जो इंडोस्कोपी यूज होता है, इंडोस्कोपी, इंडोस्कोपी आपने सुना होगा, बेसिकली एक टेस्ट होता है जब जैसे बॉडी के अंदर अंदर ना कैमरा डालते हैं, आपने सुना होगा कि मतलब उनकी पूरी बॉडी की रिकॉर्डिंग हुई अंदर की, जो मतलब स्टमक में किसी को मानो कोई घाव हो रहा है बहुत दिन से ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है। स्टमक में कोई क्या हो गया, घाव हो गया है ऐसे। ए एक मिनट, ये स्टमक है, इसके अंदर मान लो कोई इस जगह पे घाव हो गया, ठीक है, और ये ठीक नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर्स करते क्या है कि जो मतलब ये मतलब नाक से ना, यहाँ से एक कैमरा ऐसे जाता है अंदर, ये यहाँ पे आगे टिप पे लगा होता है, और ये क्या करता है वहाँ की पूरी जो वीडियो रिकॉर्डिंग करता है, फोटोज क्लिक करता है, तो उससे क्या होता है कि जो ट्रीटमेंट होता है उसमें काफ़ी मतलब जो है वो हेल्प होती है, ठीक है। तो उसी में क्या होता है, उसी में ऑप्टिक्स फाइबर्स का जो यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जो पॉन्ड्स होते हैं ना, पॉन्ड्स, वो मतलब गहरे, पॉन्ड्स अपीयर शैलो ड्यू टू, तालाब कम गहरा क्यों दिखाई देता है। कई बार ऐसे लोग बहुत सारे लोग डूब भी जाते हैं, आपने देखा होगा कि मतलब उनको लगा कि पानी उसमें कम है और चले गए तालाब में, और क्या होते हैं, डूब जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन यहाँ पे रिफ्रैक्शन, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। तो लाइट जो होती है बेंड व्हेन पासिंग फ्रॉम वाटर, लाइट जब देखो वाटर से एयर में जाती है तो क्या कहते हैं, बेंड कर जाती है, ठीक है। तो क्या होता है, बॉटम अपीयर रेस्ट, तो जो बॉटम है क्या ऊपर दिखाई पड़ता है। तो पॉइंट्स क्या लगता है हमें कि शैलो है, मतलब कम गहरा है। अगला क्वेश्चन है कि द मिरर यूज्ड इन हेडलाइट ऑफ अ व्हीकल इज। जो वाहन होते हैं उनमें जो हेडलाइट्स का प्रयोग मतलब बेसिकली जो होता है वो बेसिकली हेडलाइट नहीं, यहाँ पे जो कह सकते हो मिरर, ठीक है, मिरर सा, मिरर यूज्ड इन हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल इज। तो वाहन के हेडलाइट में प्रयुक्त होने वाला दर्पण कौन सा होता है, पैराबोलिक कॉनकेव, प्लेन कॉनकेव, कॉन्वेक्स एंड सिलेंड्रिकल मिरर। तो क्या होगा यहाँ पे इसका, पैराबोलिक कॉनकेव मिरर जो है यूज होता है। कॉनकेव मिरर क्या करता है, रिफ्लेक्ट लाइट इनटू पैरेलल बीम, ठीक है। तो गिब्स है स्ट्रॉन्ग फोकस लाइट, तो इसलिए क्या होता है कि मतलब जो लाइट होती है काफ़ी आपको बाइक के आगे जो लाइट लगती है उसका क्या होगा, हमें रिफ्लेक्शन काफ़ी तेज मिलता है और हमें दूर तक चीज़ें दिखती हैं, ठीक है। तो क्या होगा इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, पैराबोलिक कॉनकेव मिरर। अगला क्वेश्चन है कि मिरर क्या है, मिराज अकर्स ड्यू टू। जो मरीचिका होती है, आपने रेगिस्तान की मरीचिका सुने होगा नाम, वो उत्पन्न होता है किस किस फिनोमिना के थ्रू, रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। तो क्या होगा इसका फिफ्थ का यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आपने टी यहाँ पे सुना होगा TIR भी करके, आपको फिनोमिना जो 12 में पढ़ाई गई होगी। तो हॉट जो एयर की लेयर्स होती हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उनका चेंज होता है, तो लाइट बेंड्स एंड रिफ्लेक्ट इल्यूजन ऑफ वाटर। तो क्या होता है कि वाटर मतलब पानी का ना एक मतलब वो क्या कहते हैं, इल्यूजन जो होता है ना उसे वो एक मतलब जनरेट होता है। अगला है यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन में बोला कि इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव लेंसेज। जो अवतल लेंस होता है उसके द्वारा बनने वाली छवि होती है, रियल एंड डायरेक्ट,
वर्चुअल एंड डायरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड एंड वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, मतलब कि वास्तविक और सीधी, आभासी व सीधी एंड वास्तविक और उल्टी एंड आभासी व उल्टी। तो क्या होगा इसका क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो आपका बी ऑप्शन सही होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट मतलब आभासी व सीधी ऑप्शन, ठीक है, आपका सही होगा। तो वर्चुअल मतलब क्या होता है, आप जान लो। वर्चुअल, वर्चुअल मतलब होता है नॉट रियल, ठीक है, मतलब वास्तविक नहीं होती है। इरेक्ट, इरेक्ट मतलब क्या होता है, सीधा, ठीक है। और डिमनिस्ट मतलब स्मॉल, ठीक है। ये कुछ टर्म होता है, आप उनको जानना जरूरी होता है, ठीक है। तो क्या होगा 6 का यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। अगला है एनर्जी इज द सन इज ए प्रोड्यूस्ड बाय, जो सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है कैसे होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन, रेडियो एक्टिविटी एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। तो क्या होगा यहाँ पे इसका आपका सही ऑप्शन न्यूक्लियर फिजन, मतलब कि 7 का बी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। हाइड्रोजन से क्या होता है, हीलियम फ्यूजन, ठीक है, इससे हीलियम फ्यूजन हो जाएगा, तो ह्यूज एनर्जी रिलीज होगी, क्या होगी एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट वाले क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वोल्ट, वॉट, किलो वॉट एंड एम्पियर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, बी होगा वॉट, ठीक है। मतलब पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर का फार्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, ठीक है, डब्ल्यू बाई टी होता है। तो वर्क क्या होता है, जूल, ठीक है, पर सेकेंड। ये किसके इक्वल, जूल पर सेकंड किसके इक्वल होता है, वॉट के इक्वल होता है, ठीक है। तो क्या होगा इसका बी ऑप्शन जो आपका सही होगा। अगला है डायनमो कन्वर्ट्स, जो डायनमो होता है क्या कन्वर्ट करता है, उष्मा से विद्युत, यांत्रिक से विद्युत, चुंबकीय से विद्युत, रासायनिक से विद्युत। तो जो डायनमो होता है आपने देखा होगा, जो जनरेटर होते हैं, या फिर आपने ओल्ड टाइम पे मतलब जो आती थी ना बाइक्स या फिर जो साइकिल्स होते हैं उन पे डायनमो का यूज किया जाता है, किसके लिए, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा इसका, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। जो जो जनरेटर होता है उसका इंजन होता है, फिर इंजन के आगे छोटा सा डायनमो लगा होता है, जो क्या करता है, जब इंजन चलता है तो डायनमो भी घूमेगा, तो उससे क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी जो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो आपकी यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। अगला है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ, फ्लेमिंग का जो दाहिने हाथ का नियम दिशा बताता है, तो क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट, इंड्यूस करंट एंड कन्वेंशनल करंट। तो यूज्ड इन किसमें, मतलब जनरेटर्स में होता है, शो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, मतलब कि प्रेरित धारा को दर्शाता है, ठीक है। अगला है व्हेन अ मैग्नेट इज कट इनटू टू पीसेस, जब एक चुंबक जो है दो टुकड़ों में आप तोड़ दो, सब ठीक है, आपके पास कोई चुंबक है जो गोल वाला, आपने देखा होगा कि जो स्पीकर्स में चुंबक होता है आप उनको तोड़ दो, ठीक है। तो उससे क्या उन पे क्या मतलब फर्क पड़ेगा, स्ट्रेंथ बिकम डबल, स्ट्रेंथ बिकम हाफ, मैग्नेटिक बिकम जीरो एंड ईच पोल बिकम अ मैग्नेट। तो क्या होगा, जब आप देखते हो ना कि मतलब पहले तो आपस में जुड़े होते हैं, लेकिन जैसे आप उनको तोड़ देते हो तो आपस में एक दूसरे को रिपेल और एक्सपेल करते हैं, ठीक है। रिपेल करते हैं फिर क्या, एक दूसरे को मतलब अट्रैक्ट होते हैं, मतलब या तो आकर्षित होंगे या तो क्या प्रतिकर्षित होते हैं। तो एक कैसे होता है, क्योंकि ईच पीस जो होता है बिकम अ मैग्नेट, जब आप उनको तोड़ दोगे ना, सपोज चुंबक है, आपने इसको तोड़ के, ठीक है, आधा आधा करिए, एक चुंबक है एक चुंबक है, अब ये जो दोनों चुंबक हैं ये अलग अलग मैग्नेट की तरह काम करेंगे, ठीक है। पहले तो एक थे, लेकिन अब क्या होंगे, दोनों जो अलग अलग चुंबक की तरह काम करते हैं, इसलिए क्या करते हैं कि जो फिर एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल और यहाँ पे अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अगला है प्योर वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज, जो शुद्ध जल विद्युत का कुचालक क्यों है, ठीक है। तो क्या आता है कि इट्स आयोनाइज वेरी वीकली, इट इज़ नॉट वोलाटाइल, इट इज़ अ गुड सॉल्वेंट एंड इट इज़ अ नॉन पोलर। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन क्या है यहाँ पे, क्योंकि देखो जो करंट होता है ना, अगर करंट को पानी में बहना है उसके लिए क्या उसे आयंस की जरूरत पड़ती है। जो प्योर वाटर होता है उसमें उसमें आयंस तो होते नहीं है, डिस्टिल वाटर पूरा होता है, ठीक है, उसमें कोई आयन वायन तो सब खत्म हो जाते हैं। तो क्या होगा इसका यहाँ पे सही ऑप्शन यहाँ पे, इट आयोनाइज वेरी वीकली, या बहुत अधिक या बहुत कम जो है आयनीकृत होता है। तो जब उसमें आयंस ही नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी, ठीक है। तो क्या होगा इसका ए ऑप्शन जो है सही होगा। अगला है फ्यूज वायर शुड बी हैव, जो फ्यूज तार में क्या होना चाहिए, हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट,
हाई रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड लो रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। तो जो फ्यूज तार होता है, फ्यूज तार की क्या खासियत होती है, इसमें हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो क्या होगा इसका यहाँ पे, हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन जो आपका सही है। आपने देखा कि इसलिए अगर मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर जब कहीं पे मान लो कोई शॉर्ट सर्किट हुई या फिर कहीं कुछ कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा लोड पड़ा जो भी सप्लाई पे, तो क्या होगा, मेल्ट होगा ही नहीं। ठीक है, तो क्या होगा, आपके जो घर के अप्लाइंसेज हैं, आपके जो भी रेफ्रिजरेटर है, फ़ैन है या फिर अपने टीवी जो भी लगा रखा है, वो सब क्या हो जाएंगे, वो वो जल जाएंगे ना फिर वो, तो ख़राब हो जाएँगे। इसलिए क्या होता है, इनका रेजिस्टेंस तो काफ़ी हाई होता है, बट मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है इनका काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो क्या होगा, 13 का ए ऑप्शन जो सही होगा। अगला है ट्रांसफार्मर यूज टू। ट्रांसफार्मर का यूज कब किया जाता है, कन्वर्ट डीसी टू ईसी। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट जो आपसे बैटरी से मिलती है, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट जो आप जो जो मतलब पावर सप्लाई जो आती है इलेक्ट्रिसिटी की, वो क्या होती है, एसी करंट होती है। और जो डीसी होती है वो मतलब जो बैटरी से जो आती है इलेक्ट्रिसिटी, जो मतलब जो बैटरी से जो पावर आती है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, डीसी करंट बोलते हैं। एंड एसी एसी वोल्टेज कन्वर्ट्स एसी टू डीसी एंड कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पे जो 14 नंबर है इसका क्या होगा, यहाँ पे बी ऑप्शन से होगा, कन्वर्ट एसी वोल्टेज। बेसिकली जो ट्रांसफार्मर होता है स्टेप डाउन, इसका स्टेप डाउन भी बोलते हैं करंट को, मतलब क्या करता है, कम करने का काम करता है। सपोज अगर 11,000 की जो होती है, जो लाइट होती है ना ऊपर से गई होती है, आपने देखा होगा अपने घर के आसपास, तो उसको क्या करता है, जो हमारे घरेलू यूज में जो लाइट होती है उसे उसके अकॉर्डिंग ये मतलब 220 240 जो भी होता है उसी, मतलब वो क्या करता है, स्टेप डाउन करता है, मतलब वोल्टेज को कम करने का काम करता है। तो क्या होगा 14 के यहाँ पे बी ऑप्शन जो आपका सही होगा। अगला है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज। विद्युत चालकता का जो है घटता हुआ कम क्रम क्या है यहाँ पे। तो सिल्वर, सबसे पहले जान लो कि जो सिल्वर होता है ना, सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आप देखो अगर आपको इतना पता है कि सिल्वर जो है सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है, तो आप सीधा, आपको कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब घटता, सबसे क्या यहाँ पे सिल्वर का ही होना चाहिए। अब देखो सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जहाँ पे सिल्वर को जो है वो, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, सिल्वर क्या होता है, बेस्ट कंडक्टर होता है। ठीक है, तो अगर आपको ए लाइन पता है तो आप देखो कुछ सिर्फ ऑप्शन देख के बता दो, आपको कोई और याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सबसे बेस्ट यहाँ पे क्या है, सिल्वर होगा, फिर यहाँ पे कॉपर होगा, ठीक है, फिर क्या होगा, एल्युमिनियम, फिर स्टील, है ना। तो क्या होगा, और स्टील जो होता है ना, स्टील एक और याद हाँ, एक कॉन्सेप्ट और आप याद रखो, स्टील जो होता है ना, वो सबसे क्या होता है, वर्स्ट एमंग गिवन। इनमें से जो दिए हैं इनमें सबसे क्या है, सिल्वर सब मतलब स्टील सबसे मतलब बेकार है कंडक्टर के लिए, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए। अगला है फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ मटेरियल हैविंग लो। फ्यूज तार ऐसे पदार्थ से बना होता है जिसका कम होता है रेजिस्टेंस, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी एंड कंडक्टिविटी। इसका क्वेश्चन देखो हमने पीछे किया था, उसके क्या कंडीशन थी, फ्यूज तार के लिए फ्यूज वायर होता है, रेजिस्टेंस इसका हाई होना चाहिए, बट मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो क्या होगा यहाँ पे बी, मेल्टिंग पॉइंट क्या होना, रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा होना चाहिए। तो अगला है क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो विद्युत धारा की इकाई क्या है, वोल्ट, वॉट, एम्पियर एंड ओम। तो क्या होगा यहाँ पे, जो इलेक्ट्रिकल करंट की जो यूनिट होती है क्या होती है, एम्पियर। अगला है ओम ला स्टेट दैट। ओम का नियम क्या बताता है, तो क्या होता है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई। ठीक है, क्या होगा इसका, आपका सही ऑप्शन होगा फर्स्ट यहाँ पे, कांस्टेंट एट किस पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। आपने देखा होगा एक फार्मूला, आपने वी इक्वल टू क्या, आई आर पढ़ा होगा ना, वोल्ट निकालने का फार्मूला होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो वहीं से फार्मूला आया है, वहीं से जो आपको ऑप्शन में जो रिलेशन दिया गया है वहीं से आया है। तो वोल्टेज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आयरन के रेजिस्टेंस, मतलब कि जितना ज़्यादा जो है आप अगर करंट बढ़ा मतलब अगर करंट बढ़ाओगे या फिर रेजिस्टेंस बढ़ाओगे, उतना ज़्यादा क्या होगा, वोल्ट भी बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन। किसी चालक की का प्रतिरोध निर्भर करता है लेंथ ओनली, एरिया ओनली, मटेरियल ओनली एंड लेंथ, एरिया एंड मटेरियल। तो यहाँ पे जिसका देखो जो फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का, फार्मूला मटेरियल के लिए होता है रो एल बाई ए। एल यहाँ पे क्या है, एल यहाँ पे आपकी लेंथ है, और यहाँ पे जो रो है, रो क्या है, मटेरियल है, और ए क्या है, यहाँ पे एरिया है। तो क्या है, सिंपली जो डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्टली जो है रिलेशन है रेजिस्टेंस और मटेरियल का।
तो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन लेंथ ओनली, एरिया ओनली, मटेरियल ओनली। लेंथ, एरिया, मटेरियल, क्या है देखो तीनों पे डिपेंड कर रहा है, चाहे आपका लेंथ हो, चाहे एरिया हो, चाहे मटेरियल हो। तो क्या होगा आपका यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। अगला है द डिवाइस यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा मापने का उपकरण है वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर एंड क्या है रियोस्टैट। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन यहाँ पे एमीटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट किससे मापते हैं, एमीटर से मापते हैं। अगला है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज। विद्युत धारा की इकाई क्या है, वॉट, जूल, एम्पियर। तो जो इलेक्ट्रिक करंट होती है उसकी यूनिट क्या होती है, जूल होती है। ठीक है, और जो कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है इसकी, किलो वॉट में आपने सुना होगा, किलो वॉट। ठीक है, इसकी क्या होती है, कॉमर्शियल यूनिट होती है। द फ्यूज वायर इज कनेक्टेड इन। फ्यूज तार को जोड़ा जाता है पैरेलल, सीरीज, आइदर वे एंड नॉन। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन यहाँ पे, सीरीज में। तो सो एंटायर करंट पासेस थ्रू फ्यूज, इट्स ए फॉल्ट, तो फ्यूज क्या हो जाएगा, आपस में ब्रेक हो जाएगा। अगला है द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज। प्रतिरोध की एसआई इकाई है एम्पियर, वोल्ट, वोम, वॉट। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन 20 का यहाँ पे वोम, ओम होगा। ठीक है, ओम उसका सी ऑप्शन सही है। तो क्या होगा, आर इक्वल टू वी बाई आई होता है, इसे ओम्स लॉ बोलते हैं। वी इक्वल टू आई आर जो पीछे बताया था उसी से फॉर्मूला आया है। अगला है सेल कन्वर्ट्स। एक जो सेल होता है क्या कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में, और हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो 24 का क्या होगा यहाँ पे सही ऑप्शन, यहाँ पे बी होगा, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो बैटरी को कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो आज हमने कुछ 24 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को काफ़ी आप ध्यान से देखना। इसका जो पीडीएफ है उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे लिंक वहाँ पे टेलीग्राम पे मतलब इस पीडीएफ को मैं सेंड कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक जाके आप से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। ठीक है, वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन का भी चैनल, आप वहाँ से लोगों से बात भी कर सकते हो और अपने मतलब जो भी डाउट्स आप क्लियर कर सकते हो। और बाकी इसका इसका जो वीडियो का जो पीडीएफ है उसको मैं उस पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से जाकर ठीक है डाउनलोड कर लेना। एंड एक बार मैं फिर से आपको जो रिमाइंड करा दूँगी, अगर ठीक है अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग 8115529251 पे आपसे व्हाट्सएप करो, वहाँ से आपको जो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल जो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।